नमस्कार। शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मानसून की चर्चा की जा रही है और इसमें हम मानसून के सिद्धांतों तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बात मानसून के संदर्भ में कर रहे हैं और जिसमें हमने हेली, फ्लोन और जेट स्ट्रीम ये 3 सिद्धांत पढ़ लिए हैं कि इन तीनों का इस्तेमाल हम मानसून की प्रक्रिया में किस तरीके से करते हैं समझने में। और आज हम जिस सिद्धांत की बात करेंगे वो है एल नीनो और ला नीना से संबंधित, कि एल नीनो और ला नीना का प्रभाव भारतीय मानसून पर कैसे पड़ता है। हालांकि इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बना के डाल रखी है एल नीनो और ला नीना की, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, उसे आप ज़रूर देखें एल नीनो और ला नीना का समझने के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अंदर नहीं जाएंगे। अगर जिसको थोड़ा डाउट है एल नीनो और ला नीना समझने में तो आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर यहाँ पर आकर समझ लें। तो अब हम चलते हैं बिना कुछ देरी के एल नीनो और ला नीना पर। एल नीनो और ला नीना जो है वो धारा संबंधित है पेरू की धारा से, यानी कि ये जो घटना है ये जुड़ी हुई है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से भारतीय मानसून से इसका दूरस्थ संबंध है। फॉरदियस्ट रिलेशंस है इसका भारतीय मानसून से। प्रशांत महासागर की एक घटना है। ये क्या होती है इसके बारे में मैंने विस्तार से समझा रखा है एल नीनो और ला नीना वाली क्लास में। यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ले लेंगे जिससे हमारा काम चल जाए बस। तो ये जैसे मैंने मैप बना रखा है जिसमें ये साउथ अमेरिका है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये मेडागास्कर है और ये जो भाग दिख रहा है ये वाला ये अफ्रीका का भाग है। ये अफ्रीका है और ये आप देख पा रहे होंगे तो ये हिंद महासागर है, ये पैसिफिक ओशन है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। और ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, पैसिफिक ओशन है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के नीचे या ऊपर जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में हमारी जो है ट्रेड विंड्स चलती हैं। साउथ में इनकी दिशाएं ऐसे होती हैं, ट्रेड विंड्स चल रही हैं। अब होता क्या है, यहाँ से एक धारा बहती है जिसे पेरू की या हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं, समुद्रिक धारा, समुद्र की धारा। पेरू एक देश है साउथ अमेरिका का, उसी के नाम पर इसके पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा भी बोल देते हैं। हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट महोदय ने इसकी खोज करी थी। तो पेरू की ये एक ठंडी धारा है। ये ठंडी धारा होने के कारण होता क्या है, यहाँ इस एरिया में, इस वाले तटीय क्षेत्र में, पेरू से जुड़े हुए तटीय क्षेत्र में यहाँ शुष्कता पैदा करती है और मौसम ठंडा रखती है ये धारा। और एक प्रतिविषुवती धारा यहाँ से बहती हुई वो भी पेरू के तट तक आ जाती है, लेकिन वीक होती है यहाँ पर। ये भी पेरू के तट तक आ जाती है लेकिन ये कमज़ोर होती है। होता यह है जब यहाँ हाई प्रेशर होता है, अब यहाँ से चल रही जो ट्रेड विंड्स होती हैं, तो ये ट्रेड विंड क्या करती हैं, यहाँ का जो ठंडा पानी, गर्म पानी, ऊपर का जो गर्म पानी है, यहाँ पे लाल सा बना दूँ, ये गर्म पानी, मैं पैसिफिक यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा, यहाँ का गर्म पानी ये ट्रेड विंड्स के साथ बहाकर ये इधर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ट्रेड विंड्स इस पानी को बहाकर इधर शिफ्ट कर देती हैं। और जब यहाँ शिफ्ट कर देंगी तो इस एरिया का नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है। जब नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा, जब ये ऊपर आ जाएगा पानी, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये पेरू की धारा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, यानी कि ठंडा बनाए रखेगा मौसम को, शुष्कता पैदा कर देगा, ड्राइनेस पैदा कर देगा और मौसम को ठंडा बनाए रखेगा। ये अब
जब यहाँ का पानी इधर उष्ण क्षेत्र का पानी, यहाँ का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उसने ला के इकट्ठा कर दिया इस एरिया में, तो होगा क्या, यहाँ पर गर्म पानी हो जाएगा ज़्यादा। तो गर्म होने के कारण यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, वाष्प बनकर, वेपर बनकर पानी ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने पर यहाँ पर नीचे क्या रह जाएगा, लो प्रेशर। और यहाँ पर जो हवाएं हैं, जो धारा है वो ठंडी धारा है और नीचे से ठंडा ही पानी ऊपर आ रहा है, अपवेलिंग की प्रोसेस बोलते हैं उसे, जिसके कारण यहाँ पर ये ठंडा क्षेत्र बन जाएगा और हवाएं भी ठंडी होगी। तो यहाँ पर ठंडी हवाएं हमेशा नीचे बैठती हैं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा। अब होगा क्या, लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो गया क्योंकि गर्म पानी इधर आया हुआ है। तो वेपराइजेशन की प्रक्रिया में पानी ऊपर उड़ेगा और नीचे लो प्रेशर बन जाएगा। अब लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठती हैं, हमेशा लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठेंगी, बादल बनेंगे, इस एरिया में वर्षा होगी और कुछ हवाएं इधर चली जाएंगी, कुछ मात्रा में हवाएं इधर चली जाएंगी। और यहाँ से फिर जब ये वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में ये हवाएं फैलेंगी चारों तरफ, तो ठंडी होकर गिर जाएंगी और जहाँ ठंडी होकर गिरेंगी वहाँ हाई प्रेशर जनरेट कर देंगी। वो वही हाई प्रेशर ये वाला है। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। ये एक चक्रण बन गया, सर्किल बन गया। ये आप देख रहे होंगे, एक ये सर्किल बन गया इस टाइप का। इसी सर्किल को वाकर चक्रण बोलते हैं। ये है नॉर्मल कंडीशन। इसमें होता क्या, एक जो चारों तरफ हवा वायुमंडल में फैलेगी, एक हवा इधर आ जाएगी और ये होगी क्या, ये यहाँ मेडागास्कर के पास आके उतरेगी। ये मेडागास्कर के पास उतरेगी तो हिंद महासागर में इस एरिया में ये हाई प्रेशर जनरेट कर देगी। ग्रीष्मकालीन बात है ये। तो हाई प्रेशर जब जनरेट कर देगी तो ग्रीष्मकाल में भारत में बना होता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर के समय आपको पता है कि वायुदाब पेटियाँ उत्तरायण होती हैं, उत्तर की तरफ शिफ्ट होती हैं। तो उसके साथ ही ITC-Z भी शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो मैंने बताया था आपको, ट्रेड विंड्स मुड़कर दक्षिण पश्चिमी मानसून बन जाती हैं। तो ये करता क्या है, ये एल नीनो जब यहाँ उत्तर मेडागास्कर के पास ये हवाएं उतर कर दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इसको गति प्रदान कर देती हैं, तीव्रता प्रदान कर देती हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ये जो है एक नॉर्मल कंडीशन है, ना एल नीनो की स्थिति और ना ही ला नीना की स्थिति। नॉर्मल कंडीशन जो पैसिफिक ओशन में अमूमन देखी जाती है। लेकिन 3 से 7 साल के बीच, ये भी टाइम निश्चित नहीं है, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा था, लेकिन अमूमन माना जाता है 3 से 7 साल के बीच में ये जो ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताई थी, जो यहाँ का पानी यहाँ शिफ्ट कर रही थी, ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। क्यों होती हैं इसका कारण नहीं पता है, लेकिन हो जाती हैं। वीक हो जाने का कारण नहीं पता है, लेकिन वीक हो जाने से ये होता है कि यहाँ का पानी यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाता है सही मात्रा में। जब शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो यहाँ गर्म पानी यहीं बना रहेगा। तो ये धारा जो है, ये पेरू की हम्बोल्ट की धारा, ये वाली धारा, ये वीक हो जाएगी। और उस दौरान होता क्या है, ये पृथ्वी विषुवती धारा, ये धारा भी बहुत मजबूत हो जाती है, जिससे ये हम्बोल्ट की धारा और वीक हो जाएगी और यहाँ पर गर्म क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि ये पेरू की धारा कमज़ोर हो जाएगी और यहाँ उष्णता बढ़ जाएगी। जब यहाँ उष्णता बढ़ जाएगी तो हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने से ये हवाएं यहाँ लो प्रेशर जनरेट कर देंगी। अभी जब लो प्रेशर जनरेट करेंगी तो हवाएं यहाँ से ऊपर उठेंगी, यहाँ बादल बनने लगेंगे अब, और यहाँ वर्षा हो जाएगी। जब यहाँ बादल बनेंगे, कुछ हवाएं इधर चली जाएंगी, कुछ हवाएं इधर आएंगी, यहाँ उतरेंगी, और जहाँ उतरेंगी वहाँ ये हाई प्रेशर जनरेट कर देंगी। फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। और जहाँ अब आगे क्या हुआ, इन्होंने अब इस स्थिति में ये हुआ कि हिंद महासागर तक हवाएं नहीं पहुँच रही। अब जो ये आप देख रहे होंगे, ये वाकर चक्र जो मैंने पहले नॉर्मल कंडीशन में बनाया था, उससे ये अपोजिट हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो ये जो कंडीशन बनी है, यही है एल नीनो की कंडीशन। यानी कि जब एल नीनो की कंडीशन कभी आ जाएगी तो हिंद महासागर में जो धारा उतर रही होगी मेडागास्कर के करीब में, वो धारा नहीं उतरेगी, वो जो मानसून को पुश करती है, मानसून को मजबूत बनाती है। तो ये एल नीनो का इफेक्ट है। आप समझ पा रहे होंगे इतना।
और भी विस्तार से मैंने बताया, वो आप वीडियो में आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। अब हम ला नीना की कंडीशन देख लेते हैं। ला नीना की कंडीशन में ये होता है कि ये वो धारा जो वीक हो गई थी, जो ट्रेड विंड्स वीक हो गई थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ला नीना की कंडीशन में जो ये ट्रेड विंड्स बह रही थी, यहाँ पे चल रही थी, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो नॉर्मल कंडीशन बन रही थी यहाँ हाई प्रेशर वाली और यहाँ लो प्रेशर वाली, लो प्रेशर से हवाएं उठेंगी, यहाँ वर्षा करेंगी, फिर आधी हवा इधर जाएगी, आधी यहाँ मेडागास्कर के पास उतर जाएगी, जहाँ उतरेंगी वहाँ हाई प्रेशर बना देगा, फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलेंगी। ये कंडीशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को और भी मजबूत बना देंगी। यानी कि ला नीना की कंडीशन जो है एक्सट्रीम नॉर्मल कंडीशन है, और जो एल नीनो है वो ला नीना और नॉर्मल कंडीशन का अपोजिट है। जब ला नीना होता है तो अगर मौसम वैज्ञानिक कहते हैं ये ला नीना की कंडीशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि भारतीय मानसून मजबूत हो सकता है। और एल नीनो कह दिया है तो ये भी संभावना है कि मानसून ना आए तो बहुत ही वीक हो। तो ये ला नीना की कंडीशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एल नीनो और ला नीना से भारतीय मानसून किस तरीके से प्रभावित होता है, ये इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एल नीनो और ला नीना का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून में। और एक कंडीशन आती है, अब यहाँ जब एल नीनो और ला नीना समझ रहे हैं तो इसे भी समझ लें। तो ये कंडीशन आती है, एक कंसेप्ट है, और भी इसका जब अध्ययन करा गया तो नए नए कंसेप्ट खुल कर आए। एल नीनो मोडोकी, एल नीनो मोडोकी। मोडोकी क्या है? एक जापानी वर्ड है, एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है समान किंतु भिन्न, समान किंतु भिन्न। इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में यहाँ पर लो प्रेशर ना जनरेट होके, एल नीनो की ये कंडीशन है। एल नीनो में होता क्या है? पेरू के पश्चिमी तट पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? एल नीनो मोडोकी में यहाँ पर तटीय क्षेत्र में लो प्रेशर जनरेट ना होकर पैसिफिक ओशन के कहीं मिडिल में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्यों होता है? कारण भाई पता नहीं है। उस कंडीशन में होगा क्या? हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो आधी हवाएं उधर जाएंगी और आधी हवाएं इधर आएंगी। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये वहाँ तक, यानी कि जहाँ तक मेडागास्कर के पास पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ही रह जाएगा और वहाँ हाई प्रेशर जनरेट कर देगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक कंडीशन आप समझिए इसमें, एल नीनो मोडोकी जब पैसिफिक ओशन के मिडिल में बन रहा है और बंगाल की खाड़ी के आसपास इस एरिया को प्रभावित करेगा हाई प्रेशर जनरेट करके, यहाँ हाई प्रेशर जनरेट करके, तो जब बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर हो जाएगा तो हाई प्रेशर जहाँ भी होगा वहाँ चक्रवात नहीं आते हैं। चक्रवात हमेशा लो प्रेशर वाली बेल्ट में ही आएंगे, जहाँ लो प्रेशर होगा समुद्री क्षेत्र पर। अगर वहाँ हाई प्रेशर है तो लो संभावना नहीं है कि वहाँ चक्रवात आए। तो एल नीनो मोडोकी कंडीशन में ये खास बात है कि बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर जनरेट कर देती है और उसकी अपेक्षा जो है अरब सागर में लो प्रेशर रहता है। तो एल नीनो मोडोकी वो कंडीशन है जिसमें जो अरब सागर में भी चक्रवात पैदा कर देती है। अरब सागर में अमूमन चक्रवात बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं, बहुत ही कम। बंगाल की खाड़ी में तो आते रहते हैं ITCZ के संपर्क में, ITCZ के साथ में। लेकिन तो एल नीनो मोडोकी में ये होता यह है, अरब सागर में लो प्रेशर रहता है और बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर जनरेट कर देता है। तो लो प्रेशर जब अरब सागर में रहेगा तो ये करता क्या है? लो प्रेशर चक्रवातों की संख्या में वृद्धि कर देता है। अमूमन बहुत कम आते हैं चक्रवात अरब सागर में, लेकिन जब एल नीनो मोडोकी की कंडीशन होती है तो अरब सागर में चक्रवातों की संख्या की वृद्धि हो जाती है। तो ये नया कंसेप्ट था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा जरूर। तो एल नीनो मोडोकी भी एक घटना है
कभी अगर पेपर एग्ज़ाम में आई तो आप समझ पाएंगे। तो ये था एल नीनो और ला नीना का प्रभाव, जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, जो जितना ज़रूरत थी। एल नीनो और ला नीना के बारे में अगर विस्तार से समझना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। अब हम चलते हैं हिंद महासागर द्विध्रुव की ओर। हिंद महासागर द्विध्रुव की ओर। हिंद महासागर द्विध्रुव, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इंडियन ओशन डायपोल। अगर हम इंडियन ओशन डायपोल परिघटना की बात करें तो इसमें महासागर का योगदान भी होता है। महासागर प्लस वायुमंडल, इन दोनों की संयुक्त घटना है ये, इन दोनों का इसमें योगदान होता है। तो इसमें होता क्या है, एक नक्शे से बात करते हैं हम। ये भारत का नक्शा है, ये हमारा हिंद महासागर, नक्शे के माध्यम से समझते हैं। ये हिंद महासागर, हिंद महासागर द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब इसमें दो ध्रुवों की बात की जा रही है। तो इसमें होता क्या है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी, ये दो हिंद महासागरों को पूर्वी और पश्चिमी बांट दिया जाता है, और उनमें तापमान की भिन्नता के आधार पर इस द्विध्रुव का हम निर्माण करते हैं। और इसमें हम दो क्षेत्र कौन कौन से लेते हैं, पश्चिम वाला क्षेत्र लेते हैं अरब सागर, अरेबियन सी, ये पश्चिमी ध्रुव के रूप में हम समझ लेते हैं, पश्चिमी ध्रुव। और पूर्वी ध्रुव के रूप में हम इंडोनेशिया को लेते हैं, इंडोनेशिया, ये पूर्वी ध्रुव। और ये हमारा भारत। अब इसमें होता क्या है, दो चरण इसमें होते हैं। एक चरण तब होता है जब अरब सागर का जो ध्रुव है, अरब सागर का तापमान इंडोनेशिया के तापमान से अधिक हो, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसका टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम हो। जिसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर ज़्यादा उठेंगी, क्योंकि ये सागरीय क्षेत्र है साहब। तो यहाँ से ह्यूमिड एयर ऊपर उठेगी, जिसमें आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी। जब ये हवा ऊपर उठेगी तो इस एरिया में वर्षा करेगी, फिर ये हवा आगे बढ़ेगी, यहाँ आकर उतर जाएगी, फिर ये ऐसे इस तरीके से चक्रण पूरा हो जाएगा। तो इस परिस्थिति को कहेंगे, जब पश्चिमी ध्रुव का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसे धनात्मक फेज, धनात्मक फेज चरण, धनात्मक चरण। इसमें क्या होगा, जब ये पश्चिमी ध्रुव जो अरब सागर में टेम्परेचर ज़्यादा होकर वहाँ वर्षा होगी, तो इस वर्षा के क्षेत्र के प्रभाव में भारत का स्थलीय भाग भी आ जाएगा, तो भारत के स्थलीय भाग में भी वर्षा होगी। तो इसे कहते हैं धनात्मक फेज। और इसके विपरीत की स्थिति बनेगी जब इंडोनेशिया के तापमान के ज़्यादा हो जाए और अरब सागर का तापमान कम हो जाए। तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो वाले भाग में ये वर्षा करेंगी, और इधर भी शुष्क हवाएं आके इधर उतर जाएंगी। तो ये चक्रण जो है उल्टा हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ऋणात्मक फेज, ऋणात्मक चरण, नेगेटिव फेज, ऋणात्मक चरण। इसमें क्या होगा, इसमें भारत में वर्षा नहीं हो पाएगी, भारतीय वर्षा नहीं होगी।
इंडोनेशियाई वाली क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, तो इसलिए भारतीय संदर्भ में इसे ऋणात्मक चरण कहते हैं। इसका योगदान भी भारतीय मानसून के संदर्भ में देखा जाता है। तो इस आधार पर हमने ये हिंद महासागर द्विध्रुव डायपोल के बारे में हमने समझा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक सिद्धांत बचा है हमारा, देख लेते हैं कौन, मेडन जूलियन दोलन, ये बचा है, मानसून की प्रक्रिया और थोड़े बहुत फैक्ट बचे हैं। इसके बाद हमारा मानसून कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।